चीन जो है हर हमेशा पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखता है, क्योंकि जिस प्रकार से वो कहते हैं कि हिमालय से ऊंचा, समुंदर से गहरा और शहद से भी मीठी दोस्ती है, वो साफ झलकती है। तो हमें थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि कई बार लगता है कि कहीं पाकिस्तान को चीन ही तो नहीं उकसा रहा भारत के बरखिलाफ। तो ये जो चीज़ें हैं देखनी पड़ेगी, क्योंकि चीन का भी इसमें कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ है, क्योंकि चीन सोचता है कि जिस प्रकार से उसके ऊपर टैरिफ लग रहे हैं, हो सकता है वहाँ से जो उनका बाज़ार है वो कम होगा, और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को वो तरक्की नहीं करने देना है, और उसके लिए वो पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है। और वो जानता है कि 1947 से भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध है वो हमेशा खटास में ही पड़ते रहे हैं, और उसका वो फ़ायदा उठाना चाहता है। माहौल जो है देश में ज़रूर गरमाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त आक्रोश है पाकिस्तान के बरखिलाफ, और सब कोई जानता है कि ये जो आतंक है ये पाकिस्तान की ही ज़मीन से आता है, और पाकिस्तान की जो फ़ौज है वही इसका समर्थन करती है, और इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ऐसे इसमें मुझे ज़रूर लगता है कि चीन पाकिस्तान के साथ ही खड़ा दिखेगा, और हम लोगों को थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि चीन भी जिस प्रकार से विस्तारवाद में लगा रहता है और पाकिस्तान जिस प्रकार से आतंकवाद करता रहता है, तो ये दोनों देशों के जो उनकी जो मानसिकता है वो भारत के बरखिलाफ है। चीन की अपनी जगह है, ज़रूर मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीन जो समुंदर में है पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश करेगा, क्योंकि पाकिस्तान समुद्र में कमज़ोर है, और यही एक कारण है कि चीन भी साउथ चाइना सी से लेकर के हम कहेंगे कि पूरा ही पर्शियन गल्फ तक जिस प्रकार से चीन के शिप सबमरीन घूमते रहते हैं, ज़रूर चीन पाकिस्तान का समर्थन करेगा। देखिए, पाकिस्तान ने के आर्मी चीफ ने टेंशन क्रिएट कर दिया है, हिंदू मुस्लिम डिवाइड के ऊपर टेंशन क्रिएट करके पहलगांव में उसने जो हादसा करवाया वो आपने देखा। उसके बाद जो उनके समर्थक हैं भारत में भी जो हैं, और वो भी ये भी कह रहे हैं नहीं आप पाकिस्तान से बातचीत कर लो, मतलब वो टेंशन क्रिएट हो रहा है, और वो उसको लग रहा है कि अब टेंशन पूरा नहीं हुआ है, अपनी पॉइंट को प्रूव करने के लिए अब वो ये भी कर रहा है, इधर भी अटैक करा रहा है, उधर भी अटैक करा रहा है। अभी जैसे आपने बोला फिर निरंतर चल रहा है गोलीबारी। तो ये पाकिस्तान जो है अपना पॉइंट प्रूव करना चाहता है कि हम ये पूरा का पूरा हम भारत से डरते नहीं हैं, हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू मुस्लिम डिवाइड करेंगे, कश्मीर हमारा है, ये सब कुछ मिला के एक ये पॉलिटिकल स्टैंड उसने बनाया है, और उसके पास पावर है, वो करा सकता है, और आतंकवाद को कराना, और वो शुरू से करा रहा है। इसमें हमारे को एक्चुअली कोई असमंजस या मतलब वो सरप्राइज क्यों हो रहा है? ये कब नहीं हो रहा था, ये कब रुका है? ये आतंकवाद तो ये अटैक तो कभी नहीं रुका। सो हम सडनली क्यों पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है? ये तो करते रहे हैं। हमको अब देख रहे हैं हम इसको कब रोकना शुरू करेंगे? ये हमारे ये क्वेश्चन हमको अपने से पूछना चाहिए कि हम इसको अब कब खत्म करेंगे। बिल्कुल जैसे कि आप मच्छर के ब्रीडिंग ग्राउंड को खत्म करते हैं, हमको ये देखना है। ये तो कर देंगे, वो फिर करे, कल भी फिर करेगा, किसी और जगह करेगा, तो उसको आप रोकिए। तो ये एक्चुअली चैलेंज हमको है, ये हमारे को चैलेंज, जो बॉल इज इन आवर कोर्ट, ये है। विमानों के आने से भारत की कितनी क्षमता बढ़ेगी, क्या खासियत है इन लड़ाकों? देखिए, भारत के नेवी को विमानों की जरूरत है। अब आप कहेंगे नेवी को विमान की क्यों जरूरत होती है? मैं बैकग्राउंड बता दूं। लड़ाई के टाइम जिस नेवी के पास में फ्लीट एयर आर्म यानी विमान नहीं होते अपनी रक्षा करने के लिए, उस नेवी की हार मुकर्रर है, क्योंकि एयर पावर को कोई नहीं रोक सकता। एक और एयर पावर आपको डिस्ट्रॉय कर जाएगी, तो टारगेट को डिस्ट्रॉय करना एयर पावर का काम है। टारगेट को, वो बैटल जो है वो हार जाएगी, वो फ्लीट डूब जाएगी। अगर जितने भी मेजर नेवल एंगेजमेंट हुई हैं जहां एयर पावर ताकतवर हुई है दुश्मन की, आपकी हार हो गई है। तो ये हम सीख चुके थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबक। हमने एयर आर्म स्टार्ट किया, विक्रांत आया, वो हमारे पास सी हॉक्स वगैरह एलिजे पहले जहाज होते थे, अब धीरे धीरे बढ़ के
जब जंप जेट्स आए, उसके बाद हमने मिग 29 लिए और अब रफाइल आ रहे हैं। हमारे को मिग 29 पूरे नहीं पड़ रहे थे, हमारे को और शक्ति चाहिए थी और इसलिए ये 26 रफाइल लिए गए हैं, जिसमें से 22 सिंगल सीट फाइटर है और जो 4 हैं ट्रेनर 2 सीट के होते हैं। ये एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट ये फाइटर्स करेंगे, सिंगल सीट 22 जहाज, ये इनकी में प्रावधान है एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग और टेक ऑफ का। तो ये भाई, और ये बहुत इनकी मारक क्षमता, रफाइल की रेंज, और खासकर अभी जो आएगा इसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल भी लगाई जाएगी, जैसे मिग 29 के ऊपर लगाई जा रही है, और सारे एयर टू एयर मिसाइल इसके ऊपर, और एयर टू एयर मिसाइल बनाने का भी क्षमता फ्रांस हमें देगा, वेपन सिस्टम्स की, टारगेट एक्विजिशन की, टारगेट वेपन डिलीवरी की, ये सारी की सारी हम जॉइंट प्रोडक्शन करेंगे। देखिए, हम सोचते हैं कि रफाइल का भी जॉइंट वेंचर बनेगा, जॉइंट प्रोडक्शन होगी, और मेक इन भारत, मेक इन इंडिया तहत ये भी डेवलप करेगा। और सबसे बड़ी चीज है, फ्रांस ने पहले बोल दिया था कि हम इंजन की टेक्नोलॉजी भी आपको देंगे और आपके साथ डेवलप करेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर ये स्टेप हो जाते हैं तो ये गोल्डन स्टेप्स होंगे, एक मील का पत्थर होगा। और इसके वेपन्स, और एक और बात मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स में भी रफाइल है, नेवी में भी रफाइल है। अब इंटरऑपरेबिलिटी का जो मुद्दा होता है, जहां पे यहां कम पड़े, खैर नेवी का जो जहाज है वो बड़े आराम से ग्राउंड पे भी ऑपरेट कर सकेगा। जो ग्राउंड पे ऑपरेट करने वाला जहाज है उसमें, जैसे एयरफोर्स का, उसमें जब तक टेल हुक वगैरह नहीं लगेगा इत्यादि, वो अगर कईयों में तो होता है, अगर नहीं होगा तो उसमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंडिंग की प्रावधान भी लगाने पड़ेंगे। बट आपको ये मतलब टेक्नोलॉजी भी वही है, पायलट्स भी होंगे, ग्राउंड टेक्नीशियंस भी कॉमन होंगे, तो एक किस्म से ये जो कॉमनैलिटी ऑफ इक्विपमेंट और मैन पावर है, ये एक हमारी शक्ति बन जाएगी। तो ये भी बड़ी एक बहुत बड़ी बात है। पर एक और बात बता दूं, फ्रांस हमारा बहुत अच्छा पार्टनर रहा है। सबसे पहले जो हमने फाइटर एयरक्राफ्ट लिया था वेम्पायर के बाद में, वेम्पायर तो लड़ाई के टाइम में 48 में आ गया था, पर जो हमने मेन फाइटर जो लिए थे वो तूफानी थे, फ्रेंच, इसी कंपनी के, डसॉल के। उसके बाद हमने मिस्टियर लिए, जिन्होंने 65 की और 71 की लड़ाई में भाग लिया, इवन गोवा ऑपरेशन में भाग लिया। और उसके बाद आए मिराज 2000, जो आप जानते ही हैं, बालाकोट को देखते हैं, कारगिल, और उसके बाद अब आए रफाइल, एक ही कंपनी के हैं। तो फ्रांस हमारे साथ बहुत सदियों, बहुत शतकों, डिकेड से रहा है, और अभी भी फ्रांस हमारे साथ में है।